नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गालीबाज श्रीकांत त्यागी हुआ गिरफ्तार, नोएडा पुलिस ने मेरठ से पकड़ा। सीएम नीतीश कुमार ने मांगा राज्यपाल से वक्त, डिप्टी सीएम तारकिशोर के घर बैठक, बीजेपी ले सकती है समर्थन वापस। लोकप्रिय मराठी अभिनेता प्रदीप पटवर्धन का निधन, 52 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, पीके ने याद दिलाई 2017 वाली बात। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कहा आदिवासियों के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता का आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ की कई टीमें लगाई गई थी। मिली जानकारी के अनुसार श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। श्रीकांत त्यागी को ऐसे समय में गिरफ्तार किया गया जब उसकी पत्नी को मंगलवार को दोबारा नोएडा फेज 2 के थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले भी त्यागी की पत्नी से रविवार को पूछताछ हुई थी। वहीं सोमवार को उनके अवैध निर्माण पर भी एक्शन हुआ। इससे पहले सोमवार देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर सख्ती दिखाई थी। उन्होंने श्रीकांत त्यागी मामले में गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। बता दें कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता रहा है। इसकी कई तस्वीरें बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ है। हालांकि इस कांड के बाद बीजेपी इसे अपना नेता मानने से इनकार कर रही है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद सांसद महेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास दिलाया था और हमारी मातृशक्ति विश्वास कर सकती है कि जब भी कोई संकट आएगा हमारे मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन साथ खड़ा है। महेश शर्मा ने बताया कि 1 घंटे पहले ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की थी। उन्होंने भी विश्वास दिलाया था कि जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार में 12 एसटीएफ टीमें समेत अन्य पुलिस की टीमें लगाई गई थी। उसकी तलाशी के लिए यूपी से उत्तराखंड तक छापेमारी भी चल रही थी। इसी मामले में यूपी के एडीजे प्रशांत कुमार का भी बयान सामने आया था। उन्होंने इंटेलिजेंस विभाग की टीमों से भी सहयोग मिलने की बात कही थी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार के बाद अब नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। राज्य में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच मिलने का समय मांगा है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के घर पर बिहार के बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक चल रही है। दूसरी तरफ राबड़ी आवास पर दूसरे से विधायकों के पहुंचने की वजह से हलचल तेज हो गई है। विपक्षी आरजेडी अब अगले कदमों पर विचार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने खुलकर अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि अभी कांग्रेस के सभी विधायक, वाम दल के सभी विधायक राबड़ी आवास पर जा रहे हैं, वहां महागठबंधन की बैठक होगी। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे। महागठबंधन नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन समर्थन हम लोग तब करेंगे जब वो एनडीए से अलग होंगे। अजीत शर्मा ने कहा कि जदयू से हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई, ना कांग्रेस ने जदयू से संपर्क किया। नीतीश के निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने आगे कहा कि बीजेपी के साथ नीतीश सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नीतीश को काम नहीं करने देती। इधर नीतीश कुमार के घर पर विधायकों का भी आना शुरू हो चुका है। जेडीयू एमएलसी कुमुद शर्मा के साथ बाकी सारे विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं की ओर से ये कहा गया है कि नीतीश जो बोलेंगे उन्हें मंजूर किया जाएगा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में दरार की खबरों के बीच जेडीयू की सुबह 11 बजे बैठक होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें वह पार्टी की तरफ से आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
मराठी फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है। चर्चित मराठी अभिनेता प्रदीप पटवर्धन का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदीप पटवर्धन का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ऑल इंडिया रेडियो ने ट्वीट पर एक्टर के निधन की जानकारी साझा की है। एक्टर ने 52 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रदीप पटवर्धन का निधन आज सुबह मुंबई के गिरगांव स्थित उनके आवास पर हुआ। एक्टर के निधन की खबर ने पूरे मराठी इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया। सोशल मीडिया पर इस सीनियर एक्टर को हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रदीप पटवर्धन ने कई मराठी नाटकों, फिल्मों और धारावाहिकों में अहम भूमिका निभाई है। उनका मंचीय नाटक मोराची मवाशी काफी पॉपुलर रहा है। इस नाटक ने एक्टर को मनोरंजन इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई थी। आपको बता दें कि मराठी बेल्ट की मनोरंजन इंडस्ट्री में प्रदीप पटवर्धन एक चर्चित नाम है। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के बीच जगह बना ली थी। अचानक से आई एक्टर के निधन की खबर ने उनके परिवार वालों से लेकर सहयोग, कलाकार और फैंस को सदमे में डाल दिया है। बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है। आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। ये क्या होगा, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। पीके ने कहा कि जनता ने आप पर भरोसा किया तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। जिस गठबंधन के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, आज उसी के साथ जाएंगे तो बेहतर होगा कि आप फिर जनता के बीच जाकर मेंटल ले लें। दरअसल प्रशांत किशोर एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार की शाम सिवान पहुंचे थे। ये बातें उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि एनडीए के नाम पर बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था। जो भी सरकार है, जनता ने उसे 5 सालों के लिए चुना है। पिछली बार जनता ने महागठबंधन को चुना था। 2017 में नीतीश कुमार ने उसे छोड़कर एक नया फॉर्मेशन बना लिया, लेकिन सरकार तो 5 साल तक चली। अगर मध्यावधि चुनाव कराएंगे तो उससे तो जनता के कंधों पर ही बोझ बढ़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि एक नागरिक की हैसियत से कहूंगा कि सरकार 5 साल के लिए चुनकर आई है तो 5 साल पूरा होना चाहिए। चुनाव तो अक्टूबर-नवंबर 2025 में होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं ना सरकार में हूं और ना विपक्ष में। यह उनकी चिंता है, किनकी सरकार बनेगी मेरी कोई भूमिका नहीं है। जो हो रहा है मैं भी एक नागरिक के जरिए से देख रहा हूं। कहा कि दलों का अपने विधायकों के साथ मिलना ये बहुत आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। मैं बिहार के लोगों से मिल रहा हूं और जन स्वराज के बारे में बता रहा हूं। जलियांवाला बाग नरसंहार को पूरी दुनिया जानती है। ये अंग्रेजों ने भारतीयों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। इस नरसंहार में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन क्या आपको पता है कि उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम में जलियांवाला से भी बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसे इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। इसी मानगढ़ धाम में बने एक स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मानगढ़ में एक आज कांग्रेस की सभा है, जहां अशोक गहलोत के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मकान भी होंगे। आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी और आरएसएस की 2 सभा हो चुकी हैं। सीएम की वागड़ में 4थी सभा और मानगढ़ में ये पहली सभा है। राहुल गांधी हाल ही में यहां सभा कर चुके हैं। इसके पीछे कारण ये है कि मानगढ़ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों का प्रमुख केंद्र है। गुजरात और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस सरकार फिर से सरकार बनाने के लिए जी जान लगा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है। गहलोत ने पत्र में अवगत कराया कि वर्ष 1913 में बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ में गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्रित आदिवासियों पर ब्रिटिश सेना द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया। आदिवासियों के बलिदान और गोविंद गुरु के योगदान को रेखांकित करने के लिए राज्य सरकार ने मानगढ़ धाम में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बनाया है। साथ ही मानगढ़ धाम तक मार्ग एवं इस स्थल के विकास कार्य किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा
डूंगरपुर आदि जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। गहलोत ने प्रधानमंत्री से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का आग्रह किया, जिससे कि अमूल्य बलिदान देने वाले आदिवासियों और नव चेतना के संचार में योगदान देने वाले महान संत गोविंद गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे। दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनूं है तिरंगा। हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं। इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भोपाल में फिर छापेमारी की है। इस बार जमात उल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। ये एक महीने में दूसरा मौका है जब एनआईए ने भोपाल या उसके आसपास संदिग्ध आतंकवादियों की धरपकड़ की है। पिछली बार रायसेन से 2 युवकों को पकड़ा था, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। एनआईए ने दोनों आतंकियों को ईटखेड़ी इलाके से पकड़ा है। आरोपियों के नाम हमीदुल्लाह उर्फ राजू गाजी और मोहम्मद शहादत हुसैन है। दोनों मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले हैं। दोनों पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न समूहों में ऑनलाइन घृणित और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करके जिहाद के प्रचार प्रसार में शामिल होने के सबूत मिले हैं। ये आरोपी बांग्लादेश और भारत में अपने सहयोगियों से बात करने के लिए एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल करते थे। आरोपी इससे पहले भोपाल में ऐशबाग में गिरफ्तार जमात ए मुजाहिदीन से जुड़े आतंकियों के करीबी और सहयोगी हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के एसटीएफ भोपाल ने 14 मार्च 2022 को केस दर्ज कर ऐशबाग से संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा था। इसके बाद 5 अप्रैल को एनआईए ने केस अपने हाथ में लेकर दोबारा एफआईआर दर्ज की थी। इस केस में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 3 बांग्लादेशी थे। अभी तक की जांच में सामने आया कि यह आतंकी जेएमबी की विचारधारा का प्रचार करने और युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए प्रेरित करने में शामिल पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक इदरसीर अली के घर पर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी के स्थानीय संगठन में पदों के आवंटन के लिए पैसे लिए। वहीं पूर्व लोकसभा सांसद अली ने आरोप लगाया कि निराधार बताते हुए कहा कि टीएमसी के कुछ स्थानीय नेता संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों को पार्टी के ब्लॉक स्तरीय संगठन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कुछ स्थानीय नेताओं ने मेरी कार और मेरे घर के निचले फ्लोर में तोड़फोड़ की। पार्टी पदों के आवंटन के बदले वित्तीय अनियमितताओं का आरोप निराधार है और मुझे बदनाम करने के लिए राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने एक समाचार चैनल से कहा, कुछ स्थानीय नेता इस तरह के सौदों में शामिल हैं और ब्लॉक स्तर के संगठन में ऐसे लोगों का प्रवेश सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़फोड़ के बाद भंगो बंगोला क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की
गई। टीएमसी के एक स्थानीय नेता ने कहा कि अली पिछले कुछ सालों से पार्टी के पुराने लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे शायद ही स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को समझते हैं और अपने मनमाने फैसलों को सभी पर थोपने की कोशिश करते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए इस बार पहले से भी ज्यादा कड़े सुरक्षा बंदोबस्त पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। लाल किले के आसपास और वहां आने जाने के रास्तों पर दिल्ली पुलिस के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस का पहरा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले में पीएम मोदी की 7 लेयर की सुरक्षा रहेगी। वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किले के आसपास 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की है। साथ ही ड्रोन पर नजर रखने के लिए खास उपकरणों को लगाया गया है, जिससे किसी भी संदिग्ध ड्रोन को न केवल चिन्हित कर रोका जाएगा बल्कि उसे मार कर भी गिराया जाएगा। खास तरह के अलार्म कैमरे लगाए गए हैं लाल किले के पास और सुरक्षा घेरे में भी लगाए जा रहे हैं, जो किसी भी संदिग्ध के मूवमेंट को न केवल चिन्हित करेंगे बल्कि अलार्म देकर सुरक्षा में लगी फोर्स को अलर्ट भी करेंगे। वही विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि होटल, गेस्ट हाउस, पार्किंग स्थल और रेस्तरां की जांच की जा रही है। किराएदारों और घरेलू सहायकों के सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस विभिन्न एजेंसियों के संपर्क में है और आने वाली सभी सूचनाओं पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हम निवास कल्याण संघों और बाजार कल्याण संघों के माध्यम से भी जागरूकता फैला रहे हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहा। उसने 22 स्वर्ण और 16 रजत और 23 कांस्य समेत कुल 61 पदक अपने नाम किए हैं। 4 साल पहले यानी 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में भारत तीसरे स्थान पर रहा था। तब उसने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 कांस्य समेत कुल 66 पदक अपने नाम किए थे। पदकों के रैंक के हिसाब से देखें तो भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन यहाँ पर ये काबिले तौर पर तारीफ है कि भारत ने इस बार 61 पदक बिना निशानेबाजों की मदद के जीते हैं। गोल्ड कोस्ट में भारत ने शूटिंग में सबसे ज्यादा 16 पदक जीते थे। इसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 कांस्य पदक शामिल थे। राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी एक वैकल्पिक खेल है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति ने कुछ विशेष कारणों का हवाला देते हुए निशानेबाजी का नहीं रखा। गोल्ड कोस्ट के मुकाबले इस बार भारतीय पुरुषों का प्रदर्शन औसतन बेहतर रहा। गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से महिलाओं ने 28 पदक जीते थे, जबकि पुरुषों ने 35 पदक जीते। इसके अलावा मिक्स्ड इवेंट में 3 मेडल जीते थे। वहीं बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारतीय पुरुषों ने 13 स्वर्ण और 9 रजत और 13 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। मतलब 2018 के मुकाबले बराबर मेडल जीते। दूसरी और इस बार भारतीय महिलाओं ने 8 स्वर्ण पदक और 6 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 23 पदक जीते, यानी 2018 के मुकाबले 5 मेडल कम। इस तरह औसतन भारतीय पुरुषों ने पिछले संस्करण के मुकाबले महिलाओं से 20% ज्यादा पदक जीते। बर्मिंघम में भारत ने मिक्स्ड इवेंट में 3 मेडल भी जीते। 2018 में मिक्स्ड इवेंट में इतने ही पदक भारत के खाते में आए थे। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई है, जो 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। विराट कोहली और केएल राहुल ने टीम में वापसी की है, जबकि संजू सैमसन और ईशान किशन बाहर हो गए हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल चोटों के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। वे वर्तमान में बेंगलुरु में एनसीए में रिहैब कर रहे हैं। ऐसे में अर्शदीप सिंह और आवेश खान को मौका मिला। श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और अक्षर पटेल स्टैंड बाय सूची में हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली के अलावा सूर्य कुमार यादव का चयन हुआ। ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक का चयन बतौर विकेट कीपर हुआ है। राहुल ने स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी से उभरने के बाद टीम में वापसी हुई है। कोरोना के कारण वे वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाए थे। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के तौर पर 2 ऑलराउंडर टीम में हैं। तेज गेंदबाज के तौर पर भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और अभिषेक खान को मौका मिला। स्पिनर की बात करें तो कुलदीप यादव की जगह रविंद्र चंद
अश्विनी को तवज्जो दी गई है। इसके अलावा लॉन्ग स्पिनर रवि बिश्नोई भी है। युजवेंद्र चहल का चयन पहले से तय माना जा रहा था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उड़ीसा के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में लिंग समानता पाठ्यक्रम को लेकर एकीकृत करने के उद्देश्य से स्कूल और जन शिक्षा विभाग उड़ीसा ने सोमवार को बैक थ्रू और अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब साउथ एशिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। एक बयान में कहा कि एनजीओ बैक थ्रू द्वारा डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम किशोर लड़कों और लड़कियों को सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित लिंग मानदंडों, भूमिकाओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर प्रतिबिंब करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक इंटरैक्टिव कक्षा चर्चाओं का उपयोग करता है ताकि उनके लिंग दृष्टिकोण, आकांक्षाओं और व्यवहार को बदल सके। इस साझेदारी के माध्यम से पाठ्यक्रम को अगस्त 2022 तक उड़ीसा के 23,000 स्कूलों में कक्षा और 6 से 10 तक के किशोर लड़कों और लड़कियों के लिए सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाएगा। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमजान के बाद दूसरा सबसे पवित्र महीना मुहर्रम का माना जाता है। इस महीने में 10वें दिन अशूरा की तारीख होती है, जिसका इस्लाम धर्म में विशेष महत्व है। मुहर्रम का महीना 31 जुलाई से शुरू हुआ था, इसीलिए आज अशूरा की तारीख है। इसे योम ए अशूरा भी कहा जाता है। इस्लाम में ये दिन मातम का दिन होता है। आज से करीब 1400 साल पहले इराक के करबला शहर में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और यजीद के सेना के बीच जंग छिड़ गई। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। इस जंग में हजरत इमाम हुसैन ने परिवार और 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी अशूरा थी, इसीलिए उनकी याद में मुस्लिम समुदाय के लोग अशूरा को मातम मनाते हैं। अशूरा को मुस्लिम समुदाय की ओर से ताजियों के साथ मातमी जुलूस निकाला जाता है। ताजियों की करबला की लड़ाई में शहीद हुए लोगों का प्रतीक भी माना जाता है। हजरत इमाम हुसैन का मकबरा इराक में है। शिया समुदाय के लोग मकबरा की तरह का ताजिया बनाकर जुलूस निकालते हैं और मातम मनाते हुए कहते हैं, या हुसैन हम नहीं हुए। इसका मतलब है कि हजरत इमाम हुसैन हम सब दुखी हैं, करबला की लड़ाई में हम नहीं थे, नहीं तो इस्लाम की रक्षा के लिए कुर्बानी देते। इस बार भारत में अशूरा आज है तो सऊदी अरब, ओमान, कतर, यूएई, इराक, बहरीन और अन्य अरब देशों में मुहर्रम 30 जुलाई को शुरू होने के कारण ये वहां पर कल यानी 8 अगस्त को था।
समाजवादी पार्टी मिशन 2024 के तहत आज यानी 9 अगस्त से पदयात्रा शुरू करने जा रही है। इसके पहले चरण की शुरुआत गाजीपुर से होगी, जहां से पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जाएगी, जिसे लेकर सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने निशाना साधा और कहा कि अगर इस यात्रा को हवाई कहा जाए तो ये जायज होगा। ये लोग सड़क पर यात्रा निकाल रहे हैं, अगर पदयात्रा गांव में निकालते तो असर भी होता। सुबह सपा ने अपने पैर को गांव में दबा कर रखा हुआ है। गांव के लोग सुबह सपा के साथ हैं। अरविंद राजभर ने कहा कि पदयात्रा ने सुबह सपा के संगठन पर कोई असर पड़ने वाला है और ना ही उसके वोट पर। जनता जान चुकी है कि अखिलेश यादव जो पदयात्रा निकाल रहे हैं वो ओपी राजभर की देन है। ये ऐसी वाले बयान की देन है कि अखिलेश यादव को पूर्वांचल याद आया है या नहीं, वह कोई यात्रा नहीं निकालते। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की आदत जाने वाली नहीं है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। अगर वह खुद जाकर इस यात्रा को हरी झंडी देकर चालू करते तो हो सकता है थोड़ा असर पड़ जाता, लेकिन वे दूसरों के सहारे अपनी नैया पार कराना चाहते हैं। अरविंद राजभर ने कहा कि सुबह सपा की जो ताकत है वह बीजेपी को भी दिखा दी थी जब उनके साथ थे तो 325 सीट, जब साथ नहीं रहे तो रिजल्ट सामने। सपा को भी इस चीज का पता है कि वह पश्चिमांचल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज से हारती आई है और लेकिन पूर्वांचल में आकर इज्जत बचा ली गई, क्योंकि यहाँ ओम प्रकाश राजभर साथ में थे। सुबह सपा महासचिव ने कहा कि ओपी राजभर अखिलेश यादव को नसीहत देते थे कि आप जो काम आज कर रहे हैं वह चुनाव के पहले करना चाहिए था। अगर चुनाव के पहले ही काम करते तो उसका परिणाम दूसरा होता, सत्ता शासन होती। लेकिन अखिलेश को बात समझ नहीं आ रही है। यह सब दिखावा है, इससे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वे एक जिले में एक नहीं 10 दिन यात्रा निकाल लें, लेकिन सपा को लेकर दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में जो धारणा बन चुकी है उसे अखिलेश अब नहीं बदल सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश भर से वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें सांसद साहब हाथ में उल्टा तिरंगा थामे हुए फोटो खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनके साथ प्रदेश की सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर और अन्य विधायक भी दिखाई दे रहे हैं। उल्टा तिरंगा थामने को लेकर सांसद साहब की खूब किरकिरी हो रही है। प्रदेश की संस्कृति और खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता दिवस पर घर घर झंडा फहराने के लिए रविवार को घंटा घर के एक स्टॉल पर पहुंचकर 10 झंडे खरीदे। मंत्री उषा ठाकुर ने लोगों से भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घर पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले शहीदों को सम्मान देकर राष्ट्रभक्ति का परिचय देने की अपील की है। इस दौरान मंत्री के साथ खंडवा बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी मौजूद थे और ये वीडियो तभी का बताया जा रहा है। हाथ में उल्टा तिरंगा थामे सांसद साहब का वीडियो चर्चा का फिलहाल विषय बना हुआ है। मामले के तूल पकड़ने पर सांसद साहब को खुद आगे आकर सफाई देनी पड़ी है। जब मीडिया इसको लेकर ज्ञानेश्वर पाटिल से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि त्रुटिवश ऐसा हो गया, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैं आगे से इसको लेकर ध्यान रखूंगा। भारत नेपाल सीमा और सीतामढ़ी जिले के बिठा बॉर्डर से सोमवार को पाकिस्तान की एक युवती के साथ 2 युवकों को पकड़ा गया। एक युवक नेपाल का है जबकि दूसरा युवक हैदराबाद का रहने वाला है। एसएसबी के अधिकारी द्वारा तीनों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि तीनों के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिल सकी है। युवती पाकिस्तान के फैसलाबाद की रहने वाली है और खरीदा नूर है। उसके पास से कॉलेज का एक आईडी कार्ड मिला है। अब तक की पूछताछ में ये पता चला है कि युवती पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची थी। इसके बाद नेपाल से भिट्टा बॉर्डर होते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही थी। इस दौरान वे एसएसबी के नजर पड़ी। एसएसबी के जवानों ने शक के आधार पर युवती और उसके साथ रह रहे 2 युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में युवती के पाकिस्तानी होने की जानकारी मिलते ही एसएसबी अधिकारियों के कान खड़े हो गए। इसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। फिलहाल तीनों से भिट्टा में ही एसएसबी कैंप में पूछताछ की जा रही है। पकड़े जाने के बाद जब एसएसबी के जवानों ने तलाशी ली तो युवती के पास से वीजा बरामद किया गया। वीजा के अनुसार उसे 4 सितंबर
22 तक पाकिस्तान लौट जाना है, यानी युवती 15 अगस्त के बाद ही लौटती भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की उसकी मंशा क्या थी, इसके बारे में अगस्त के एंगल से भी पूछताछ की जा रही है। इस तरह के अन्य कई सवालों का जवाब तलाशने के लिए एसएसबी अभी फिलहाल उससे गहन पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।